नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अंकुर सर हमेशा की तरह पूरे मिडिल ईस्ट पर जो घटनाक्रम है उनकी नज़र लगातार चूंकि बनी हुई है, और एक बहुत बड़ा और बेहतरीन सवाल जो अंकुर सर लेकर आए हैं कि ये सब तो ठीक है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मृतकों के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जिसके पीछे ये सारा तांडव हुआ, जिसके पीछे ये सारा घटनाक्रम हुआ, वो यूरेनियम है कहाँ? और अगर वो यूरेनियम वहीं पर है तो रेडिएशन का क्या ख़तरा नहीं है? ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे और भी अलग अलग एंगल पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सर, जिसके पीछे सारा तांडव हुआ वो यूरेनियम कहाँ है? हाँ बिल्कुल ललित, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और ये सवाल आपके मन में भी होना चाहिए कि जब हमने किसी देश के न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक किया तो उसके बाद उसका यूरेनियम कहाँ गया। क्योंकि सारी लड़ाई तो वही है, सारी जो जंग लड़ी गई इस समय वो यही तो लड़ी गई कि भाई साहब यूरेनियम रखा है और वो बिल्कुल 60-70% इनरिच हो चुका है। 10% जैसे ही वो इनरिच हो जाएगा यानी कि उसका संवर्धन हो जाएगा, उसके बाद उस मटेरियल को उठा के मिसाइल में रख देंगे और कहीं भी डाल दें वो बम बन गया। ये गेम था। इस गेम में अब सवाल ये है, सबके मन में पूछा जा रहा है कि भाई वो यूरेनियम कहाँ गया। तो उसका जवाब ये है कि इज़राइल को भी नहीं पता है कि यूरेनियम कहाँ है और सब कयास लगा रहे हैं। चाहे इज़राइल के प्रधानमंत्री हों, इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाँ हमारे पास जानकारी है, लेकिन कहीं भी जितने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जितने भी हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, सब इसी बात को परेशान हैं कि एक पिक्चर आई है, एक तस्वीर आई है सैटेलाइट इमेज कि हमले से एक दिन पहले या करीब 18 घंटे पहले वो जो फारदो जो भी नाम बोलते हैं उसका फारसी में, वो जो प्लांट था उसके पास करीब 35 ट्रक देखे गए। तो वो जो 35 ट्रक जो कतार में लगे हुए थे उस पहाड़ी पे, वो जो इमेज आई तो उसके बाद पूरा हड़कंप मच गया। सवाल ये पूछे जाने लगा है कि भाई वो ट्रक आए थे तो क्या करने आए थे, क्या वो मटेरियल ईरान ने पहले शिफ्ट कर दिया, जैसा कि ईरान ने दावा भी किया है। ईरान ने दावा यही किया है कि वो जो मटेरियल रखा था वहाँ पर उसको ट्रक में भर के हमने हटा दिया, और उसके बाद जब अमेरिका ने अटैक किया तो वहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, यूरेनियम, थोरियम कुछ भी नहीं था। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज जो भी की गई, B-2 बॉम्बर्स, मिसूरी जो एयरबेस है अमेरिका का, उससे हज़ारों किलोमीटर की उड़ान भरी उन्होंने, बीच में एयर रिफ्यूलिंग की, उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ उन्हें खाली रिएक्टर्स में उन्होंने बम दागे, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है। तो एक सवाल बहुत पेचीदा है, जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं है। ईरान का दावा है कि उसने मटेरियल सारा हटा लिया था और इज़राइल और अमेरिका इस बारे में चुप्पी साधे हुए। और अगर जो थ्योरी आप बता रहे हैं, अगर ये थ्योरी है या पब्लिक डोमेन में इस तरह की खबरें आ रही हैं, मतलब थ्योरी है। हाँ, हाँ। तो ये माना जाए कि पहली बार अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं और मोसाद जिसके बारे में इतना दम भरा जाता है, पूरी दुनिया की सबसे टॉप एजेंसीज में वो शुमार है, इनके इंटेलिजेंस पहली बार इतना बुरे तरीके से धड़ाम होंगे, वो भी ईरान को लेकर। नहीं, इसमें दो बातें हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस तो मुझे लगता है कि ग्राउंड पे उस तरह पेनिट्रेशन नहीं है। हाँ, लेकिन मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मोसाद के पास जानकारी है कि वो मटेरियल कहाँ पे है, ये अब कहाँ पर है, अब कहाँ पे है, तो उनको कुछ है। लेकिन अब मोसाद हो, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हो, इज़राइल की सरकार हो, वो कुछ भी बोलने से कतरा रही है। जो हमारे आमतौर पे जो हैंडल्स होते हैं सोशल मीडिया में, जो कुछ कुछ पुराने इंटेलिजेंस में काम कर चुके लोग होते हैं, कुछ सैटेलाइट के जो एक्सपर्ट होते हैं जो सैटेलाइट इमेज को रीड करते हैं, उनका कहना ये है कि हमले से कुछ समय पहले, कुछ चंद घंटों पहले कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद ये डर है सबके मन में कि भाई कहीं वो मटेरियल यूरेनियम खास तौर पर हटा तो नहीं लिया। अगर हट गया तो वो कहाँ है ना, वो भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सवाल IAEA ने भी पूछा है। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब उसने भी पूछा है कि भाई हमला तो हो गया, फार्दो पे हो गया, नतांज पे हो गया, इस्फहान पे हो गया, तीनों रिएक्टर्स पे बड़े बड़े बंकर बस्टर बम डाल दिए, लेकिन मटेरियल कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।
जी जी। एक और शॉर्ट में एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो सवालों को मैं मर्ज कर रहा हूँ कि ईरान के अंदर तो ज़ाहिर तौर पर अमेरिका को लेकर बहुत नाराज़गी है, इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी रिएक्शन दिया, तो क्या वो रिएक्शन तक ही रह जाएगा या कुछ और भी होगा? देखिए वो तो तीसरा, हाँ। मैं इसमें पाकिस्तान को ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि 2 दिन पहले तक हम ये खबरें देख रहे थे कि पापा अमेरिका के लिए वो ये कह रहा है कि शांति का नोबेल मिलना चाहिए, और अब वो ईरान को लेकर बड़े हार्ड रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल 900 किलोमीटर की सीमा ये साझा करते हैं और 20% के आसपास शिया हैं पाकिस्तान में। इसका एक ओवरऑल मैं आपसे चाहूँगा। देखिए इसका जवाब काफ़ी हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक जवाब ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया थे। एक शिया व्यक्ति ने पाकिस्तान का जन्म किया, पाकिस्तान बनवाया, और वो पाकिस्तान फिर एक सुन्नी मुल्क बन गया। और सुन्नी मुल्क बनने के बाद उसके जो ताल्लुकात थे, जो पड़ोसी हमसाया मुल्क था ईरान, उसके साथ कभी भी अच्छे नहीं रहे। ठीक ठाक रहे, बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कुछ इच्छाएं थी, अपने मफाद थे। वो मफाद क्या थे कि मैं एक सुन्नी मुल्क हूँ, तो मेरे जो रिश्ते होने चाहिए वो सऊदी अरब से बेहतर होने चाहिए, कतर से होने चाहिए, यूएई से होने चाहिए। और ईरान जो है वो शिया मुल्क है। आपने जिस आंकड़े की बात की, तो पाकिस्तान में करीब 25% शिया रहते हैं, लेकिन हमने वो दौर भी देखा है 90s का, जब शिया जो मस्जिदें थीं या जो शिया इलाके थे, वहाँ पर सुन्नी जो कट्टरपंथी या हार्ड लाइनर्स थे, उन्होंने अटैक भी किए, सुसाइड बॉम्बिंग भी की। ठीक। तो पाकिस्तान में अगर हम इंटरनली देखें तो 25% शिया हैं, लेकिन इस जो मौजूदा तनाजुर है उसका अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें पाकिस्तान का जो रोल है स्टेट का वो अलग है, मुख्तलिफ है, और जो आवाम को जो चूरन खिलाया जा रहा है, जो भुट्टी पिलाई जा रही है, वो अलग है। आवाम को कहा जा रहा है कि आप फेसबुक पे, ट्विटर पे ईरान की शान में कसीदे पढ़ें, ईरान की हिफाजत करें, तहफ़्फ़ुज़ करें, और जो स्टेट है यानी कि जो सरकार है, यानी कि जो फ़ौज है, जो अदलिया है, या जो और भी बाकी जो जितने भी सेंटर हैं, वो कहीं ना कहीं चुपचाप अमेरिका के साथ ही अलाइन है। यानी कि उनको मालूम है कि जो पूरा मुल्क है पाकिस्तान, उसका जो मफाद है वो अमेरिका के साथ महफूज है और ईरान के साथ महफूज नहीं है। लेकिन जनता तो जनता होती है, आवाम तो आवाम होती है, उसको तो बहकाया जाता है, उसको जज्बाती मजहबी नारे दिलाए जाते हैं। तो उस आवाम को कहा जा रहा है कि आप जो है ईरान का साथ दें, यकजहती करें, लेकिन जो सरकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और बहुत शॉर्ट में लास्ट बिल्कुल कुछ सेकंड्स में कि ये जो बात निकल कर आई है इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से, जो रिएक्शन आया है अमेरिका, वो सिर्फ रिएक्शन तक ही रहेगा या उसमें कुछ और? वो तो रिएक्शन है। पूरी दुनिया में जो मुस्लिम उम्मत की बात की जाती है, हमने उस पर वीडियो पहले भी बनाया है। हाँ। उसमें एकता नहीं है। हमें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये नारे, जज्बाती नारे, मजहबी नारे अलग होते हैं, लेकिन जब हम गाज़ा की बात करते हैं तो गाज़ा में इतने लोग मरे, इतने बच्चे भी मरे, मासूम भी मरे, सब लोग हमास के नहीं हो सकते, ये भी सच्चाई है। हाँ। तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ उठा रहा है फ्रांस, आवाज़ उठा रहे हैं कुछ और लोग, लेकिन जो मुस्लिम मुल्क हैं उनको आवाज़ सबसे पहले उठानी चाहिए। हकीकी बात करनी, हकूक़ की बात करनी चाहिए, हकीकत की बात करनी चाहिए, सच की बात करनी चाहिए। लेकिन ईरान के मसले में भी ऐसा ही हुआ। मुस्लिम मुल्क पीछे रहे, अमेरिका के पीछे ही खड़े हैं, और कहीं ना कहीं यूँ कहीं तो इजराइल के पीछे ही खड़े हैं। उन्होंने उस तरह की यकजहती या ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि लड़ाई ना हो। पूरी दुनिया में कहीं भी लड़ाई होगी उसका नुकसान भी ज़रूर होते हैं। ठीक। तो मिडिल ईस्ट में क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उसे कैसे डिकोड करना है? सबसे बड़ा सवाल याद रखिएगा, वो यूरेनियम गया कहाँ? इसको लेकर ये चर्चा थी। हर घंटे इसी तरह से बेहतरीन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।